अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। नए चीफ जस्टिस का नाम मुकम्मल तौर पर अब सामने आ चुका। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के अब अगले चीफ जस्टिस हैं। सदर पाकिस्तान ने भी मंजूरी दे दी, सारा कुछ हो गया, मामलात हल हो गए, 26वीं आईनी तरमीम हो गई। अब सवालात जो खड़े होने जा रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से पार्लिमानी कमेटी ने तीन जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब करना था, वो हो गया, खुश उसलूबी से तय हो गया। पहला टास्क था, टेस्ट केस था। पार्लिमानी कमेटी पहली बार किसी जज को सिलेक्ट करके उनका नाम फाइनल करके भेज रही थी, तो ये मामला फाइनल हुआ। उसके बाद जब नए चीफ जस्टिस अब आ गए हैं तो उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या होंगे। फिर 26वीं आईनी तरमीम को लेकर वकला बरादरी में बहुत तजब्जुब है, क्यों है इस पर भी बात करेंगे। आम आदमी का मसला, उनके अपने मसाइल हैं जो लाखों की तादाद में पेंडिंग है। केसेस हफ्तों हफ्तों उनको तारीख नहीं मिल पाती। कई केसेस तो ऐसे हैं जिनका मुशाहिदा करने पर पता चला जो ख़ानदानी विरासत को लेकर, जायदाद के झगड़ों को लेकर और दीगर मामलात को लेकर जिनके झगड़े थे वो अब बचे नहीं, केसेस लगे नहीं, इस हद तक मामलात सामने आने लगे। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा इसके मज़ीद पहलुओं को डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने, सीनियर कानूनदान है, बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर जदून साहब सीनियर कानूनदान माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ माहिर कानून है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। जस्टिस साहब, सर 26वीं आईनी तरमीम और इसको लेकर इतने ज़्यादा ऐलानात, मुखालिफत और फिर एहतजाज की कॉल्स, किन शिकों पर ज़्यादा एतराज़ है आपकी नज़र में कानून की तमाम बरादरी को? क्या चीफ जस्टिस का नाम जो फॉर्मेशन बनाई गई, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, इस पर एतराज़ है? आईनी बेंच के बनने पर एतराज़ है? किस चीज़ पर एतराज़ है कि इतने ज़्यादा ऐलानात और मुखालिफत हो रही है? देखिए, इसका जवाब देने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 26वीं अमेंडमेंट आई है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। इसकी बैकग्राउंड तो ये थी कि हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए थे जहाँ पे कि एक पार्टी जो कह रही थी कि ये इस जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहिए और दूसरी पार्टी कह रही थी कि इसको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए या इसको निकालना चाहिए। तो सारी दारोमदार ये था कि आपको कौन सा जज पसंद है और कौन जज नहीं पसंद है, ये बात है सारी। जहाँ तक कि गवर्नमेंट का ताल्लुक था, गवर्नमेंट को यह अंदाज़ा हो गया था कि जो बनने वाले थे पहले चीफ जस्टिस वो मंसूर अली शाह साहब, वो उनका कुछ तरीका, तौर तरीका ऐसा था जो कि वो फेवर कर रहा था पीटीआई को। और जो पीटीआई वाले ये समझते थे कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं ये जो है कि इनका तौर तरीका ऐसा है कि गवर्नमेंट को फेवर कर, तो वो ये चाहते थे कि ये मामला 25 तक खत्म हो जाए। इस वास्ते 25 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट थी। और फिर उसके बाद यकीनन क्योंकि आइन में लिखा हुआ था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो यकीनन यूसुफ अली शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब वो बन जाते। अब ये सब चीज़ों में मिल करके जब अमेंडमेंट शुरू हुई तो उसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें भी आ गई। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो बड़ी अरसे से डिमांड थी, उसकी जगह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया और भी बहुत सी अमेंडमेंट कर दी। तो ये बेसिक बैकग्राउंड इसकी थी। अब जब ये हो गई अमेंडमेंट, तो जब अमेंडमेंट हुई तो उसके लिए जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो मिल गई गवर्नमेंट को। वो कैसे मिली उसमें हम नहीं जाते, लेकिन बार सूरत उसमें देखना ये था कि जो ऑपोजिशन पार्टी थी यानी पीटीआई जो थी वो शुरू में तो बहुत ही खराब थी, लेकिन जब इसकी डिस्कशन शुरू हुई तो उन्होंने खुसूसी कमेटी में भी पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जब वो प्रेजेंट हुई असेंबली में उसमें भी वो आए वहाँ पर, और वो जितनी डिस्कशंस थी वो फजलुर रहमान साहब के साथ आना जाना इधर उधर होता रहा। और उसके बाद फिर जब नॉमिनेशन कमेटी में की जरूरत पड़ी उसमें भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। ये सब उन्होंने कर दिया। अब जब वो कर दिया तो उसके बाद उनको जब वो पास हो गई, उनको ये पक्का इरादा था कि ये अमेंडमेंट पास नहीं हो, लेकिन अमेंडमेंट पास हो गई। अब जब पास हो गई अमेंडमेंट और वो आइन जो अमेंडमेंट है वो आइन का हिस्सा बन गया, तो अब उनको ये
पता चला कि ये तो जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो उसके बाद से उन्होंने फिर से ऑपोजिशन शुरू कर दी। तो हम एग्जैक्टली वही हैं जहाँ पहले खड़े थे, ऑपोजिशन खत्म नहीं हुई, वो जो आपस में लड़ाई झगड़ा वो खत्म नहीं हुआ, और अब चीफ जस्टिस की पोजीशन को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया, हर एक चीज कंट्रोवर्शियल हो गई। ठीक हो ये गया बड़े अफसोस की। सर, थैंक यू, बड़ी डिटेल आपने हमें ये चीज़ समझाई भी। जहांगीर साहब, सर हम तो समझ रहे थे तरमीम हो जाएगी, कंसेंसस से हो जाएगी, हालांकि हुई भी, हमें नज़र भी आया कि पीटीआई के लोग पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा बने, तमाम डिस्कशंस का भी हिस्सा बने, मौलाना साहब का फेस आगे रख के उन्होंने सारा मामला किया, और मौलाना साहब ने तो सबको मुबारकबादें दी। लेकिन अब ये दोबारा से, जैसे जस्टिस साहब ने भी कहा कि इससे लगता यूँ था कि मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर वही, हम तो वहीं ज़ीरो पर खड़े। बहुत शुक्रिया। देखें, मामलात ठीक करने के लिए आपकी नीयत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात ये है। तो जब आपकी नीयत ही ठीक ना हो मामलात को ठीक करने के लिए, बल्कि अपने आप को ठीक करने के लिए, तो फिर मामलात का ना लोगों का, आम लोगों का इसके साथ कोई तल्लुक है, ना लोगों के मामलात ठीक होंगे, ना केस जो है वो जल्दी निपटाए जाएंगे। आप देखें, किसी फ़र्द को छोड़ें, फ़र्द तो ये फरीद साहब पे कोई मतलब है, कोई नहीं उंगली उठा सकता, अच्छे जज हैं। दूसरे जज जो हैं, शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं। आपने इस सिस्टम को देखना है कि सिस्टम के अंदर जो अभी तरमीम लाई गई है, क्या ये सिस्टम के लिए देर पा है? क्या इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ज़्यादा होगी, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया? अब मेरी पसंद या शायद उस्मानी साहब की पसंद को छोड़ें, हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक जज पसंद हो, बहुत सारे लोगों को दूसरे जज पसंद हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जज किसी की पसंद और नापसंद पे फैसला करें। जजों ने जो है मेरिट पे इंसाफ मुहैया करना होता है, फैसले से भी ज़्यादा इंसाफ मुहैया करना होता है। बेशुमार ऐसे फैसले हैं जिनमें इंसाफ नहीं होता, सिर्फ फैसले होते हैं, सिर्फ डिस्पोजल होती है। तो बाज़ लोग शायद उस्मानी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, बात नहीं करते होंगे, ये उनका फंडामेंटल राइट है, वो करें ना करें। बात यह कि सिस्टम जो है ना, आप देखें कि इस तरमीम का सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। क्या जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद जजमेंट के अंदर लिखा है कि ये पब्लिक एट लार्ज का इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट का, और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, कोई भी जज की अपॉइंटमेंट होती है। तो आपने देखा है कि 26 जो अमेंडमेंट आई है, जिसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेंज करके एक नया बेंच बनाया गया है, इसमें सारी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपकी जो अदलिया की आज़ादी है, उस पर क्या कदम लगाता है, अब ये सुप्रीम कोर्ट जांचेगी। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि आपने जो पावर सेंटर है, जो पावर कंसंट्रेशन है, वो गवर्नमेंट के हाथ में दी है, और उन लोगों के हाथ में जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो इसमें आपने एक 2/3 मेजॉरिटी रख दी है उस कमेटी के अंदर। तो ये 2/3 मेजॉरिटी जो लोग बनाते हैं, अब ये जजेस की अपॉइंटमेंट उनके हाथों में चली गई है, तो अब वही अपॉइंटमेंट करेंगे हर किस्म के जजेस की, जहाँ पे ये कमेटी बनेगी। तो इस तरह जो जुडिशरी है, मेरी ज़ाती ओपिनियन में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होगी, और केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, मसाइल और ज़्यादा होंगे बजाय इसके कि थोड़े होने के। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, वकास साहब से भी उनकी राय लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात कि इस तरमीम और इसके महरिकात, फिर इसके वजूहात जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर जैसे अभी जहांगीर जदून साहब ने भी कहा कि अब 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के हाथ होगी, जज वही आएगा, और पहले तो फिर सीनियर तरीन जज वाला मामला होता था, अब वही आ जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक। वकास साहब क्या कहेंगे जी? आज असलान, सबसे से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे चंद रहा है, पूछा हो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। देखिए, मैं जहांगीर जदून साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ही एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड के हमारे आयन का जो बुनियादी ढांचा है, वो कमेटी ऑफ पावर्स की इंश्योरेंस की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात करता है कि कोई भी इदारा जो है अपनी हदूदों की उससे बाहर ना निकले और उसके ऊपर एक चेक जरूर नजर आए। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम हो चुकी है। आल दो के हमने हमेशा पाकिस्तान के अंदर यही बातें सुनी, यही राग लगते सुने कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, बट अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है वो हम यूके के अंदर देख सकते हैं। पाकिस्तान के आइन में कहीं पे भी पार्लियामेंट की बालादस्ती अदलिया के ऊपर या इंतजामिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन तीनों अदारों को सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन और चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल के तहत एक दूसरे पे चेक भी रखना चाहिए, और एट द सेम टाइम अपनी अपनी हदूदों की हूद के अंदर अपने फराइज मनसबी की अदायगी सर अंजाम देनी चाहिए। देखें, हम वेस्ट की बात करते हैं, हम यूके के लीगल सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे
डिल्यूम की एक डेफिनेशन है, पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू टर्न मैन इनटू वुमेन। एक पार्लियामेंट हर काम कर सकती है, खातून को बस मर्द नहीं बना सकती। लेकिन वो जो जमहूरियत है, वो जो पार्लियामेंट है, वो अवाम के हकूक के लिए काम करती है। वो टाइम स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक, किसी एक जज को हटाने के लिए, किसी जज को नेगेट करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या अपनी मनपसंद के जजेस लगाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो जमहूरी माशरे हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, मॉरल सोसाइटीज है, एथिकल सोसाइटीज है, जहां पे डाइसी को ये कहा जाता है कि आपके मुल्क के पास तहरीरी आयन मौजूद नहीं है। आपका आयन कहां पे लिखा है? तो वो कहते हैं इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों पे लिखा है। हम एथिकली, मॉरली इतने मजबूत लोग हैं कि हमें किसी रिटन डॉक्यूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है। इसके बरक्स आप पाकिस्तान में देखें कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, जब भी ये पावर कॉरिडोर के अंदर बैठते हैं तो ऐसी अमेंडमेंट्स करने की कोशिश करते हैं कि जिससे ये अपने जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा आगे जो है फरोग दे सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब क्या पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो डाल दिया गया? बिल्कुल डाल दिया गया है। एक तरीके और आग से मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, सर अब्दुल निश्तर की जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जब आप कराची से लाहौर आए तो उस वक्त जो पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे लियाकत अली खान, तो उन्होंने चाय पे मधु किया, तो आपने उनकी चाय की ऑफर को ठुकराते हुए पहले तो उनका शुक्रिया अदा कर, फिर ये कहा कि चूंकि आपकी हुकूमत के बहुत से केसेस मेरी फेडरल कोर्ट के सामने पेंडिंग है, आपकी मुलाकात है, ये मेरे साथ आपकी मीटिंग जहाँ चाय के कप पे मुलाकात, ये तासुर देगी शायद आपका और मेरा ताल्लुक है, इससे हमारी जुडिशरी का सिस्टम जो है वो ये तो कैरेक्टर के अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अगर आप इसको डिस्टॉर्ट करें, डैमेज करें, डिस्पर्ज करें, तो फिर आप इंसाफ के निजाम का गला घोंटने के मुतरादिफ है। ठीक है, मैं जरा ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जिक्र किया ना आप, जहांगीर साहब ने भी और बैरिस्टर वकास साहब ने भी, जस्टिस शाइक साहब, सर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसके लिए इतना काम, इतनी बातें इतने अरसे से हम देख रहे थे कि आम आदमी भी बेचारा इस चीज़ में रगड़ा खा रहा है। हालांकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल मसला बन गया था बनिस्बत आम आदमी के केसेस से, लेकिन चलें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसको मेक श्योर करना था, जिसके लिए काम करना था, क्या 26वीं आईनी तरमीम का ढांचा उसके लिए है? देखिए, जो आमतौर से ऑब्जेक्शन हो रही है आजकल वो ये हो रही है कि ये जज को एक कमेटी डिसाइड करेगी चीफ जस्टिस बनाने, बजाय इसके कि वो अपनी जो सीनियरिटी की वजह से हो। तो लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे मुल्क में जब से पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बाद से शुरू हमेशा ये एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करती थी चीफ जस्टिस। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जो जूनियर जज को उठा करके चीफ जस्टिस बना दिया गया। वो फेमस इंसिडेंट तो आपको याद ही है, सज्जाद अली शाह साहब का, जो मरहूम। तो ये तो होता रहा है हमारे मुल्क में। फिर फाइनली जा करके जजेस ने खुद फैसला किया। एक जजेस केस था जिसमें अजमल मियाँ साहब चीफ जस्टिस थे उस जमाने में, उन्होंने फिर ये फैसला किया कि ये सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। वो रेकमेंड हुआ, बाद में फिर अमेंडमेंट भी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उससे फ़ायदा ये हुआ था कि कम से कम कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। आमतौर से जो सीनियर जज होता था वो बन जाता था चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में कंट्रोवर्सी नहीं होती। हालांकि फ़र्क कोई पड़ता नहीं है कि कौन चीफ जस्टिस हो। जो जज, जहाँ तक जज का ताल्लुक है, उसका काम ही होता है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला करना। चीफ जस्टिस की पोजीशन इटसेल्फ कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है इसकी। लेकिन बात सूरत सर पाकिस्तान में तो होती है जी, सर पाकिस्तान में तो होती है और बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये मैं कहने वाला था आपसे कि हमारे, अब मैं मुझे खत्म करने से बात करने जी प्लीज जस्ट इतनी फिनिश। देखिए, हमारा मुल्क ही एक नहीं है जहाँ पे कि डेमोक्रेसी है। दुनिया के बहुत से ममालिक में डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में, हर जगह। आप वहाँ जाके इंग्लैंड में किसी शख्स से पूछे कि भाई तुम्हारा चीफ जस्टिस कौन है, उसको नहीं पता होगा, उसको नाम ही नहीं पता होगा। आप अमेरिका में जाएं, उसको नहीं पता होगा। आम तौर हमारे यहाँ हर एक आदमी बच्चा जानता है, फायदी साहब तो ये तो वो। अब ये देखिए, ये तो शख्सियत के इर्द गिर्द हम लोग घूमते हैं। हमारे मुल्क में अभी तक किसी को इंस्टीट्यूशन की इज्जत करना नहीं आया, कोई इंस्टीट्यूशन को। वो शख्सियत, हर जगह शख्सियत का मामला आता है। तो बहरहाल जो भी हो गया हो गया। अब एक अमेंडमेंट हो गई है और वो जो कानूनी आइन के मुताबिक हो गई है, जो 2/3 मेजॉरिटी से हो गई है। अब वो हो गई है, अब उसको हमको चलाना है। उसमें चलाने में जो अगर कोई मुश्किलात होती हैं उसको फेस करना हो। सबसे बड़ी मुश्किल जो आएगी अभी आइंदा वो ये आएगी कि जब भी
कोई केस किसी बेंच के पास जाएगा जो कि मिक्स्ड है, जिसमें कानून भी, आइन भी इन्वॉल्व होता है और दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, तो वो कहेगा ये कौन चलाएगा, तो उसमें आगे पीछे केसेस जाएंगे, इधर उधर होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को बैठ करके अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए ताकि इन मुश्किलात को दूर करें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि ये आइन की तरमीम ही गलत है। वो खैर आइन की तरमीम अगर गलत भी हो तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 239 में साफ लिखा हुआ है कि आप चैलेंज ही नहीं कर सकते इसको, किसी आइन के अमेंडमेंट को। तो ये बेकार बात है, बेकार। अब ये करना ये चाहिए, सारी पार्टीज को मिल करके डिसाइड करना चाहिए कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऐसे इवॉल्व करें कि जुडिशरी अपना काम सही तरीके से कर सके। ठीक हो गया जैतून साहब। हमारा पड़ोसी भारत, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला सदर की तरफ से आता है, कंसल्टेशन करते हैं जजिस के साथ, और फिर वहाँ पर चीफ जस्टिस लग जाते हैं उनकी जो सुपर कोर्ट है उसके। लेकिन वहाँ पर इतना वावेला नहीं होता, हमारे यहाँ क्यों होता है? वहाँ पे वो वेला इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं वो बाइस नहीं होते। वो ये नहीं कहते कि इस पार्टी का जज उस पार्टी का जज, या उनको शायद पीछे से कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो यहाँ तो देखें ना, अब लोगों के जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने कहा है कि जी बाहर के मुल्कों में तो पार्लियामेंट जो है, आपने देखा है कि कभी तारीख में इस तरह हुआ कि अगले दिन तक 5 बजे सुबह के कोई पार्लियामेंट बैठी हो, लोगों के मसाइल डिस्कस हो? ये तो कोरम ही पूरा नहीं होता। ये तो खुद टीवी पे आगे कहते हैं लोग जी पार्लियामेंट में लोग लाए जाते हैं, खुद नहीं आते। और अभी रिसेंट आपने देखा है हमारी, देखे ना आप हमारे पार्लियामेंट का बिल्कुल इसका बेस ही जो है ना वो गलत बनता है। जो इलेक्शन शुरू होते हैं उसकी डिलिमिटेशन देखें, फिर इलेक्शन का प्रोसेस देखें, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन देखें, तो इस सारे प्रोसेस पे स्टिग्मे लगे हुए हैं, सवालिया निशान होते हैं। इस निज़ाम से फिर वो निज़ाम जो होता है वो निज़ाम ही अपने अंदर चीज़ें लेके आता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा निज़ाम जो चल रहा है, इसके साथ कोई बगावत ना करे, इससे बाहर ना जाए। तो उस निज़ाम के जो लोग बेनिफिशरी होती हैं वही इसको चलाते हैं, वही अभी जो है ना, इस पे किसी को शक नहीं है कि एग्जीक्यूटिव, इसलिए तो फिर उन्होंने कहा था सीनियरिटी प्रिंसिपल है कि किसी के ये कोई देखे ही ना कि आपकी बैठेंगी कमेटी या देखें पहले जिस तरह 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट हुई तो कमेटी के पास पावर थी। तो उस वक्त कमेटी के पास जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी वो ये थी कि शौकत सिद्दीकी साहब और एक जज साहब सिंध से थे, नूरुल्लाह कुरैशी साहब, उनकी अपॉइंटमेंट को जब उन्होंने दिए केसेस के फैसले कुछ गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए तो सदर जरदारी ने उनकी अपॉइंटमेंट रोक ली। उन्होंने कहा जी मैं इनको अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहता। रीजन कोई नहीं थी कि क्यों नहीं करना चाहते। अब ये जज तो ये नहीं ये कह सकते जी कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया है लिहाजा हम इनको नॉमिनेट नहीं करते। तो उस वक्त फिर उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए जरदारी साहब ने कहा जी हम इन दोनों जजों को फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे, वो पहले डॉग जज थे। तो उस वक्त फिर मसला पैदा हो गया, जुडिशियल कमीशन ने कहा जी ये जज ठीक है इनको एक्सटेंशन दे, उन्होंने कहा जी नहीं देते। तो तनाज़ा पैदा हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि पार्लियामेंट्री कमेटी को फिर उन्होंने उसकी पावर जो है वो टूथलेस कर दी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी थी, वो कहानी इसलिए। तो अब भी देखा पार्लिमानी कमेटी जो पावर है वो अभी इस पे डिस्कस कर लें भी जो अपॉइंटमेंट हुई है, तो पार्लिमानी पार्टी के कमेटी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं होगा कि आपने अगर 2 जजों को नहीं अपॉइंट नहीं किया तो क्या रीजन है। जरा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहिए, तो अब तो इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता ना पार्लिमानी कमेटी के मामले को? नहीं, चैलेंज तो हर वक्त किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता चैलेंज। लेकिन इसमें देखें ना आप, जिस तरह शाहिद उस्मानी साहब ने कहा है कि कोई ऐसा केस आता है जिसमें मिक्स क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ है, इस तरमीम के अंदर बहुत ज्यादा इबाम है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अगर इधर बताऊं कि लेट्स से कि आपने एक जज अपॉइंट कर लिया और उस जज ने रिफ्यूजल कर ली कि मैं नहीं होता हूं। आपने पहले 2 जजों को नहीं अपॉइंट किया कि उनकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं थी या कि आपके मुताबिक वो किसी क्राइटेरिया पे नहीं आते थे, तो फिर आपने दोबारा उनको डाल दिया कि उनको दोबारा उनमें से एक आएगा, तो फिर वो उसी वक्त 2 दिन में अपनी जो क्रेडेंशियल है उसके बढ़ जाएंगे, क्या 2 दिन के अंदर वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये इस तरह इसके अंदर बहुत फ्लॉज है इस जजमेंट, इस अमेंडमेंट के अंदर, और ये मेरे ख्याल में कोई इसके नतायज जो है वो मुस्बत से ज्यादा मनफी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ। ज़रा जो बातें सारे सीनियर हजरात कर रहे हैं ज़रा उसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग को क्लियर भी करते हैं। और एक चीज़ कि ये तो तरमीम हुई इसीलिए थी कि जुडिशरी निज़ाम पर जो इतना बड़ा स्टिग्मा, इतनी बड़ी बहुतान मुखालिफत थी, इससे जान छुड़वाई जाए। लेकिन बात वहीं की वहीं है। अगर बात वहीं है तो फिर होना क्या है? वापस आते हैं ब्रेक से इस पर बात। वेलकम बैक जी। वकास साहब, चूँकि हमारे पास वक्त कम होगा, मैं चाहूँगा थोड़ा हम जल्दी तीनों मौजूद मेहमानों से बात कर रहे हैं। तो वकास साहब प्लीज़ इस पर, हम तो इसलिए आए थे इस अमेंडमेंट को लेकर
कि ज़रा जान छूट जाएगी, ये जितने स्टिग्मे, जितनी बातचीत है ख़त्म हो जाएगी, दफन हो जाएंगे मामला और खुश उसलूबी से जुडिशरी निज़ाम चलेगा, आम आदमी भी खुश हो जाएगा कि 40% केसेस आईनी बेंच को चले गए। आम आदमी का इससे क्या कंसर्न? आम आदमी का कंसर्न है ऑर्डिनरी कोर्ट से, क्रिमिनल कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस से क्या लेना देना? वो तो लास्ट जो उनका टेर है किसी भी डिसीजन का, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पे पहुंचते पहुंचते उनको 30-35 40-40 साल लग चुके हैं। जो सिस्टम नीचे से गल सड़ चुका है, आपने तो उस पर कोई नजर ही नहीं डाली। उसकी रिफॉर्मेशन की क्या आपने काम किया? जो हमारा तजीरात पाकिस्तान है, पौने 200 साल पुराना, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, सीआरपीसी है, हमारा सीपीसी है, जो 150 साल, सवा सौ साल पुराने कवानीन है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके आम आदमी को कहां पे सुख का साथ दिया कि वो अदालतों की तरफ उम्मीद की नजर से देखे कि अब मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरे भाई का जो भी इनके साथ मामला है, चाहे क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, उनको इंसाफ जो है वो एक्सपीडिशियसली, फास्टली, फ्रोशियसली मिल जाएगा। उनका इनसे तो कंसर्न नहीं। कोई दूसरी चीज ये है कि 26वीं तरमीम के अंदर जो इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है, क्राइटेरिया ये सेट किया गया कमेटी के नजदीक, हम अपनी मर्जी का वो जज लाएंगे जो हमारे खिलाफ फैसले नहीं देगा। ये क्राइटेरिया नहीं कि अगर कोई जज इनकॉम्पिटेंट है, अगर कोई जज सिफारिश पे आ गया या कोई जुडिशियल कमीशन ने किसी जज को जो है वो किसी की रिकमेंडेशन पे पॉइंट कर दिया, उस जज को हम नेगेट करेंगे। बल्कि इनके लिए क्राइटेरिया ये है क्योंकि ये जज साहब हमारे खिलाफ फैसले देते हैं, हमारी हुकूमत के खिलाफ फैसले देते हैं, अगर वो फैसले कानून के मुताबिक भी, आयन के मुताबिक भी है, फिर भी हमें काबिल कबूल नहीं है। चूंकि अच्छा, फिर इसमें वकास एक चीज बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था जहांगीर साहब ने, जरा जल्दी से इस पे मुझे अपना व्यू दीजिएगा कि 3 जज, उनमें से एक ने रिफ्यूज कर दिया जिनका नाम आया, अब फिर वही 2 जजेस को दोबारा रिव्यू में भी डाला जाएगा, तो अब क्या उनकी सीवी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई भी चीज जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। ये सारा का सारा दिस इज सपोज टू बी अ मोकरी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, और ये मैं तो इस प्रोसेस से कभी भी एग्री नहीं करूंगा कि आप जुडिशरी को मतहत कर दें, आप ताबे कर दें, और आपकी जुडिशरी के 3 सीनियर जजेस जो है वो इस चीज के जो है वो हमेशा पार्लियामेंट की तरफ या ये हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ देखते रहे कि हुकूमत वक्त कब पे हम नजरें आपका ये पॉइंट आ गया। जहांगीर साहब, अभी एक पॉइंट वकास ने जो रेज किया कि जुडिशरी को मातहत करके इंडिपेंडेंट जुडिशरी का निज़ाम तो ज़ाहिर है नामुमकिन है, फिर ये चलेगा कैसे? नहीं, ये मैंने देखिए आपको बताया है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म करने के मुतरादिफ है। सोवरेनिटी एंड सुपरमेसी नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो आप क्या तो कर सकते हैं एक कमेटी से कि वो कमेटी सही फैसला करेगी, मेरिट पे फैसला करेगी। अच्छा जहांगीर साहब, एक चीज़ सिर्फ इसमें, ये जो 40% केसेस ट्रांसफ़र होने की खुशी और लोगों को पता लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, वाकई में अदालतों पर से बोझ कम हो जाएगा? नहीं, अदालतों पे बोझ कम होकर किधर जाएगा? देखें ना, आप बोझ को ए जगह से उठा के बी पे फेंक रहे हैं, तो बोझ कम कहां से होगा? बोझ ज्यादा बन जाएगा। एक बंदा एक केस करके आता है पिछले 20 साल से, और 20 साल के आखिर में कहता है जी अब फैसला होने वाला था, उसने कहा जी इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। दूसरा कहता है नहीं है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। कोर्ट अगर वो केस सुन रहा है लॉ, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो फिर क्या होगा? तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे ज्यादा इससे। ये देखें ना, इसीलिए हम भी कह रहे थे, सारे लोग जो कुछ सेंस रखने वाले हैं उन्होंने कहा जी इसको डिबेट करें, 25 तारीख गुजरने दें, अगली 25 आने दें, उससे अगली 25 आने दें। अगर आपने वाकई रिफॉर्म्स करनी है तो इसको एक ओपन डिबेट करें, वकीलों को बुलाएं, डिस्कशन से चीजें। अब आप इस देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, मैं इधर बैठे हुए आपको 15-20 पॉइंट बता सकता हूँ कन्विंसिंग की इसके अंदर कितनी खराबियां हैं। तो मतलब जो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है उसके अंदर कितनी टेक्निकली खराबियां हैं। जी वकास, जल्दी से प्लीज। एक लास्ट बात देखें, जो हमारे बड़े भाई शाइब उस्मानी साहब ने एक चीज पे बात की कि आर्टिकल 239 जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी कोई भी पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से कोई अमेंडमेंट करती है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की अमेंडमेंट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है अगर फेयरली, फ्रीली, जस्टली इन चीजों को देखे तो शायद उठ सकती है, क्योंकि इसने इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी की कमर तोड़ दी। चूंकि आयन का बुनियादी ढांचा जहां पे भी चेंज करेगा, अगर कोई शख्स ये कहे कि 2/3 मेजोरिटी हम चीज पे लेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी निजाम खत्म कर दे, पाकिस्तान की अवाम के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर लें, या जमहूरी निजाम को यहाँ पे बदल के रख दें, या यहाँ पे डिक्टेटरशिप नाफिज कर लें, तो ऐसी अमेंडमेंट्स को कभी भी कोर्ट के अंदर ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि भी अमेंडमेंट्स की हैं, दे कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इसको देख सकता है, और उसको लगे कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसने इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी की कमर तोड़ दी है, तो उस पर चैलेंज हो सकता है, और मामलात पर भी हो सकता है, पार्लिमानी कमेटी पर हो सकता है, जजेस के रिव्यू सिस्टम पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया वकास अब्रिद साहब आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, सीनियर कानूनदान
जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।